बच्चों, हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का चैप्टर चल रहा था और मैंने उसमें आपको सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड करवा दिया था। ठीक है, मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि अगर वायर्स काफी सारे हो जाएं, एन वायर्स हो जाएं या एन टर्न हो जाएं, एन बार कोई चीज करंट बह जाए, तो जो आपका बी का वैल्यू होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का जो वैल्यू होता है, उसे हम डबल कर दिया करते, मतलब उतने टाइम्स कर दिया करते हैं, एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मान लो सिंगल वायर है, तो सिंगल वायर का क्या फार्मूला था? सिंगल वायर का अगर इनफाइनाइट लेता हूं मैं, इनफाइनाइट सिंगल वायर, इनफाइनाइट सिंगल वायर का फार्मूला क्या था? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर था। इनफाइनाइट सिंगल वायर का फार्मूला बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर था। अच्छा, और अगर एन वायर हो जाए तो कुछ नहीं करना, एन अगर वायर बराबर बराबर में रख दो। देखो ध्यान दीजिए, डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, एक साथ ग्रुप में होने चाहिए एन वायर्स। कि जैसे मान लो ये आपके यहीं पर एन वायर्स हैं, मतलब जिनके बीच जीरो डिस्टेंस है आपस में, और उनमें सब में आई आई करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब टोटल एन आई करंट हो गया ना, तो उसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से जैसे आपकी एक सर्कुलर कॉइल है, अब सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल सिंगल टर्न है अकेला, तो उसके सेंटर पर आपका बी कितना हुआ था? सेंटर पर आपका बी हुआ था म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, ये हुआ था। अगर इसमें एन टर्न हो इसी के ऊपर, यहीं पर, मतलब देयर इज नो गैप बिटवीन द टर्न्स, है ना, मतलब बहुत पास में, तो आप उसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से जैसे मैंने कल आपको बताया था कि अगर एक सिंगल कॉइल है और उसकी एक्सिस पर बी की बात करें, एक्सिस पर जो बी आया था, है ना, वो बी की वैल्यू आई थी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये आई थी बेटा एक्सिस पर। एक बार चेक कर लो, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, हाँ ठीक है, ये आया आपके। इसके अंदर करंट आई बह रहा है, करंट आई फ्लो हो रहा है, जैसे भी है, ठीक है ना, करंट आई फ्लो हो रहा है। अगर इसमें एन टर्न्स होते तो, एन टर्न्स होते तो कुछ नहीं, हम इसको एन से मल्टीप्लाई कर देते, बात बड़ी सिंपल है। चलिए अब हम इसको कल से आगे बढ़ाते हैं लेक्चर को। तो मैं आज इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करूंगा, इस फंक्शन के लिए बी और एक्स में ग्राफ ड्रॉ करूंगा मैं, राइट। तो आई एम गोइंग टू ड्रॉ ग्राफ बिटवीन बी एंड एक्स, राइट। सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग। ग्राफ बिटवीन बी एंड एक्स। देखिए, तो आपका जो फॉर्मूला था सर्कुलर कॉइल के लिए, सर्कुलर कॉइल के लिए ग्राफ बिटवीन बी एंड एक्स, यहां पे आप लिख दीजिए फॉर अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। अच्छा, एक चीज मेरे को याद आ गई, मैं बता देता हूं आपको। जैसे ये एन से मल्टीप्लाई करने वाला बात थी ना, ये सब जगह अप्लाइड है, सब जगह अप्लाइड है, यानी कि आपके उसमें ट्राइंगल में भी अप्लाइड है, स्क्वायर में भी अप्लाइड है, हेक्सागोन में भी अप्लाइड है, सब जगह अप्लाइड है, राइट। अब देखो ये आपका जैसे कॉइल है, इसकी एक्सिस पर बेटा आपका फॉर्मूला है B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, ये आपका फॉर्मूला है। अब मैं बी और एक्स में ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, तो आप जरा चेक करेंगे, बिल्कुल सिंपल ग्राफ होगा। ये लो जी, ये आपका बी एक्सिस है, यहां पर आपका x इक्वल टू 0 है, यहां पे आपका x पॉजिटिव है, x नेगेटिव है। आप समझ गए होंगे कि ये x इस साइड में और इस साइड में, दोनों साइड होगा, लेफ्ट एंड राइट, ओके। अब देखो x इक्वल टू 0 जब आप पुट करेंगे ना, पुट x इक्वल टू 0, तो आपका b जो आएगा ना, वो क्या आएगा? b आपका आएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन x इक्वल टू 0 पुट करो जी जल्दी से, तो 2r आ जाएगा, ये आपका b आ गया बेटा, आ गया ना। और मैं आपको बताऊं कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, कैसी वैल्यू है? ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसका मतलब b की वैल्यू मैक्सिमम होगी यहां पर। फिर जैसे जैसे x आगे बढ़ेगा b की वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो देखिए क्या हाल होता है इस ग्राफ का। मैं एक मिनट, सॉरी, एक मिनट बेटा, जस्ट अ मोमेंट प्लीज।
चलिए ठीक है, ओके। ये 1 मिनट बेटा, मैं थोड़ा सा, सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो देखो, अब हम x को इंक्रीज करते हैं, तो जैसे जैसे आप x इंक्रीज करेंगे ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ज्यादा अच्छा नहीं बनाया क्या? मैं कोशिश कर रहा हूं थोड़ा अच्छा ग्राफ बनाने की। ऐसे ग्राफ होगा, राइट? एक बार और बनाता हूं, फिर ये आगे जाकर के इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। इट विल मीट विद द x एक्सिस, दैट मीन्स b विल बी 0 एट इनफाइनाइट। समझ रहे हो ना आप? ओके, अब ऐसा ही मुझे इधर चाहिए, इसी का रिफ्लेक्शन। लेकिन आपको पता है मेरी ड्राइंग खराब है ना, आप जानते हो ना मेरे को कि मेरे को अच्छा ड्राइंग नहीं आता है। मैं लेकिन कोशिश करूंगा बिल्कुल वैसा ही इधर बनाने की, है ना। बना तो पाऊंगा नहीं, आप लोगों को पता है, मुझे भी पता है, असलियत सब जानते हैं भाई। फिर भी मैंने कोशिश कर ली, देखता हूँ। नहीं 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 नहीं, नहीं बनाना ऐसा, ऐसा बना नहीं है ना। 1 मिनट, मैं एक दो प्रयत्न कर लूँ बेटा, ज्यादा प्रयत्न नहीं करूंगा। अब तो थोड़ा लग रहा है बन गया, है ना। चलो मान लो बन गया, है ना। हाँ, अब आप देखिए इस ग्राफ को, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो रही है इस ग्राफ के अंदर। ये अगर यहां देखते हैं तो दिस ग्राफ इज कॉन्वेक्स ग्राफ, दिस इज कॉन्वेक्स। यहां से देखिए आप इस ग्राफ की सकल सूरत चेक करिए, इस ग्राफ की सकल सूरत देखिए, सकल सूरत देखेंगे तो ये कॉन्वेक्स है, और इस ग्राफ की सकल सूरत देखिए तो यहां कॉन्केव है। इसका चेहरा कॉन्केव हो गया है यहां पे से। तो एक निश्चित रूप से यहां कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा, पर्टिकुलर पॉइंट होगा, यहां पर मान लेते हैं P पॉइंट है, ये P पॉइंट है बेटा, और मान लेते हैं यहां पर Q पॉइंट है ना। इसको आप P मान लो, इसको Q मान लो। ये 2 पॉइंट ऐसे हैं कि उसके ऊपर अगर चलते हैं तो ग्राफ कॉन्वेक्स है, उसके नीचे जाते हैं तो ग्राफ कॉन्केव है, यानी कि ग्राफ की कर्वेचर बदल रही है, कर्वेचर बदल रही है। These 2 points are called as what? Points of inflection, points of inflection इनका नाम है बेटा। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में आपको कर्व्स पढ़ाया होगा सर ने, तो कर्व्स पढ़ाया होगा तो वहां ये पढ़ाया होगा पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पर किसी भी कर्व की कर्वेचर बदल जाती है, वो कॉन्वेक्स से कॉन्केव हो जाता है या कॉन्केव से कॉन्वेक्स हो जाता है। यहां पर ये कॉन्वेक्स है, यहां पर यहां कॉन्केव हो गया है, तो ऐसे पॉइंट्स को पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। ये BX ग्राफ की बात है, राइट। अब देखिए, तो P एंड Q आर पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, P एंड Q आर पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन at which curvature of graph changes. What do you mean by this curvature of graph changes? curvature of graph changes का मतलब है कि कर्व की जो शेप है वो कॉन्वेक्स से कॉन्केव हो जाती है, ये आपकी बात है, करेक्ट। अब देखिए, जब हम इन पॉइंट्स की बात करते हैं ना, तो एक बात बताऊं, बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि जब कोई ग्राफ कॉन्वेक्स से कॉन्केव बनेगा, जब कोई ग्राफ कॉन्वेक्स से कॉन्केव बनेगा, तो वो जो पॉइंट जहां पे ग्राफ कॉन्वेक्स से कॉन्केव बनेगा, अगर उसके अगल बगल के थोड़े नेबरिंग पॉइंट्स पर बात करें हम, नेबरहुड में, उसके नेबरहुड में बात करते हैं अपन, तो नेबरहुड के अंदर अगर हम बात करते हैं, Q के नेबरहुड की बात करो, P के नेबरहुड की बात करो, तो आपको बताऊं, ग्राफ का ये जो पोर्शन है, लिटिल स्मॉल पोर्शन क्लोज टू दीज पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, इट इज अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन, है ना। हाँ, तो देखिए स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होती है जी? स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट होती है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट, है ना। तो देखिए द ग्राफ, द सेगमेंट ऑफ कर्व, द सेगमेंट ऑफ, एक काम करो स्मॉल सेगमेंट लिखो, है ना, द स्मॉल सेगमेंट ऑफ कर्व
द स्मॉल सेगमेंट ऑफ द कर्व, द स्मॉल सेगमेंट ऑफ द कर्व नियर the points of inflection, the small segment of the curve near the points of inflection, near the points of inflection, the small segment of the curve near the point of inflection is a straight line always, is a straight line always, हमेशा ही स्ट्रेट लाइन होता है बेटा। कोई भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के आसपास का अगर आप देखेंगे, व्हाट एवर बी द कर्व और व्हाट एवर बी द नेचर ऑफ द कर्व, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन के बिल्कुल अगर एडजेसेंट आप पॉइंट्स को चेक करेंगे तो द ग्राफ विल बी अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन ग्राफ, है ना। सो स्लोप विल बी कांस्टेंट, स्लोप विल बी कांस्टेंट। अब देखिए स्लोप कांस्टेंट होने वाली है, स्लोप कांस्टेंट होने वाली है, स्लोप कांस्टेंट होने वाली है यानी dy अपॉन dx कांस्टेंट होगा। यहां पर y की जगह क्या है, b है, यहां पर y की जगह क्या है, b है इस कर्व में, तो db अपॉन dx को कांस्टेंट होना पड़ेगा एट पॉइंट p एंड q। स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा तो कांस्टेंट होगा, है ना। तो ध्यान दीजिए एट पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, एट पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन dB अपॉन dx इक्वल टू कांस्टेंट, पक्का कांस्टेंट आएगा dB अपॉन dx। अच्छा ओके, जब ये dB अपॉन dx कांस्टेंट आएगा तो d2b अपॉन dx स्क्वायर क्या आएगा बताओ, d2b अपॉन dx स्क्वायर, बेटा ये जीरो आएगा, ये जीरो आएगा, तो d2b अपॉन dx स्क्वायर जीरो आना ही आना है। आप उसको डबल डिफरेंशिएट करिए फंक्शन को एंड पुट जीरो करिए, आपके पास x की वैल्यू आएगी। तो मैं बता रहा हूं, देखो कहां गया, मैं अगले पेज पर ले लेता हूं, है ना, या चलो वही आपका फंक्शन वही देख लेते हैं, कहां है जी फंक्शन आपका, ये रहा फंक्शन, है ना। इस फंक्शन को हम दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, डबल डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, और उसको जीरो पुट करेंगे। करें, देखो मैं कर रहा हूं, नहीं मैं नहीं करूंगा, आप करेंगे। हाँ मैं क्यों करूं, मेहनत ज्यादा, आप करो। ध्यान दो, आपका b बराबर ये है बेटा, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। इसको आप db अपॉन dx करें, करिए, कर दिया जो भी आया। फिर आप d2b अपॉन dx स्क्वायर करें, कर दिया। चलो इसको जीरो पुट करो, जीरो पुट करोगे तो आपका x क्या आएगा, x बराबर आना चाहिए प्लस माइनस r/2, प्लस माइनस r/2 आएगा बेटा x बराबर। आप जब दो बार डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करेंगे तो प्लस माइनस r/2 आएगा। इट मीन्स एक मिनट, अरे भाई, it means P and Q are at positions प्लस माइनस r/2। ये पोजीशन आएगी बेटा उसकी जहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होगा, जीरो होगा। तो अब देखिए B at P will be equal to B at Q, B at P will be equal to B at Q। अब यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूं मैं आपसे, बहुत ही जोरदार बात है। अगर मैं यहां वेक्टर लगा दूं तो आप ध्यान दीजिए, सवाल खड़ा हो रहा है बहुत बड़ा, B एट पॉइंट P, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q, अगर मैं उसके ऊपर वेक्टर लगा दूं तो क्या ये इक्वेलिटी का साइन जो है ये प्रॉपर है, ये आपको चेक करके बताना है, ठीक है। हम x की जगह प्लस माइनस r/2 लिख रहे हैं आपके फॉर्मूले में, आप लोग चेक करना जरा, ये रहा फॉर्मूला, इसमें आराम से आप एक बार जरा प्लस माइनस r/2 लिखें तो ये r² बाई 4 आएगा, 4 आपका एलसीएम आ जाएगा तो ये 5 आ जाएगा, है ना।
फिर ये 4 का पावर 3/2 तो ये 8 आ जाएगा, 8 को आप 4 से काटेंगे 4 आ जाएगा। एक बार जरा चेक करना, मैं b इक्वल टू ये लिख रहा हूं बेटा, वैल्यू लिख रहा हूं, वैल्यू लिख रहा हूं। एक्चुअली ये मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं, डायरेक्शन नहीं लिख रहा, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन खड़ा कर दिया है मैंने, उसका आप जवाब देंगे अगले जूम सेशन में जब भी अपनी क्लास लगेगी। 4 म्यू नॉट एन आई, 4 म्यू नॉट एन आई अपॉन 5√5 इंटू आर। चेक करना जरा, ये आपका बीपी, ये मैग्नीट्यूड आया है। मेरा क्वेश्चन ये है जो मैं आपके सामने खड़ा करना चाह रहा हूं कि बीपी वेक्टर शुड और शुड नॉट बी, यानी ये क्या सही है, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ये जो मैंने लिखा है ये क्या सही है, ऐसा लिखना वाजिब है, आप चेक करेंगे डायरेक्शन को, है ना। मैग्नीट्यूड तो आपका फॉर्मूले से आ ही जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। ये आपका क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया, राइट। अच्छा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के अलावा अगर आप डिस्टेंस दोनों पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन के बीच में तो आर है ना, क्योंकि ये आपकी जो कॉइल थी ना, तो ये P इधर था, जैसे ये कॉइल थी तो R/2 इधर है और R/2 इधर है, तो दोनों पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन के बीच की डिस्टेंस R है और कैपिटल R इसकी क्या है, रेडियस है, रिंग इसकी करंट कैरिंग कॉइल की, करेक्ट। चलिए अब हम इसके बाद में बात करेंगे हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स की, राइट। तो देखिए मैं बात कर रहा हूं हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स, ठीक है। एक मिनट, कलर चेंज कर लें, है ना। हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स, देखिए नाम है हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स। अब कॉइल्स लिखा हुआ है यानी कि प्लूरल तो है ना, 2 कॉइल्स हैं एक्चुअली। और ध्यान दीजिए हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स आर यूज्ड, सबसे पहले यूज बता दूं, हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स are used to create or produce a uniform magnetic field in laboratory, कभी कभी हमें लैब में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ती है ना, तो उसके लिए हम हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स काम में लेते हैं। हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स क्या होती हैं, हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स जो हैं वो देखो क्या होती हैं, 2 आइडेंटिकल कॉइल्स, ध्यान दीजिए 2 आइडेंटिकल कॉइल्स। अब ये आइडेंटिकल कॉइल्स लिखने का क्या मतलब है, इसको समझिए। 2 आइडेंटिकल कॉइल्स का मतलब क्या है, 2 आइडेंटिकल कॉइल्स का मतलब है रेडियस सेम हो, वायर सेम हो, वायर का मटेरियल सेम हो, करंट सेम हो, नंबर ऑफ टर्न्स सेम हो, करंट की डायरेक्शन सेम हो, सब कुछ सेम हो, तो वो आइडेंटिकल है ना। जिसकी रेडियस सेम हो, दोनों की डायरेक्शन सेम हो, करंट ना उसका टर्न सेम, मतलब कुछ डिफरेंस ना हो जी, जरा सा भी डिफरेंस ना हो। 2 आइडेंटिकल, ऐसा करो कॉइल्स की जगह करंट कैरिंग कॉइल्स लिखो, है ना। लो मैं इसको थोड़ा करेक्शन कर देता हूं, 2 आइडेंटिकल करंट कैरिंग कॉइल्स, करंट coils, 2 identical current carrying coils are placed coaxially, 2 identical current carrying coils are placed coaxially at a distance equal to r, r माने रेडियस, है ना। then this pair of coils become Helmholtz coil, ये Helmholtz coils है। In between the Helmholtz coils,
the Helmholtz coils in between the Helmholtz coils, B vector is approximately uniform, not correctly uniform but approximately uniform. अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म होगा बेटा। देखिए मैं बताता हूं, जैसे मान लो ये एक कॉइल है, इसकी रेडियस बेटा कैपिटल आर है। मैं एग्जैक्ट आइडेंटिकल कॉइल यहां भी बनाऊंगा और डिस्टेंस जो है ना कैपिटल आर के बराबर रखूंगा। ये है, ये भी कैपिटल आर है, करेक्ट। अब देखो, अगर मैं एक बार एक एक कॉइल का ग्राफ बनाऊं, बी और एक्स का ग्राफ अलग अलग कॉइल का, कि जैसे मैं इस कॉइल का जब ग्राफ बनाऊंगा तो इसको देखूंगा ही नहीं, है ना, इस कॉइल को नहीं देखूंगा मैं जब इस कॉइल का ग्राफ बना रहा हूं। तो देखिए मैं इस कॉइल का ग्राफ बनाने की ट्राई कर रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद इस कॉइल का ग्राफ बनाऊंगा और मैं दोनों को देखूंगा नहीं, यानी कि एक टाइम पे एक ही कॉइल पर मेरा दिमाग रहेगा, समझ रहे हो आप। तो मैं इस एक्सिस को बी मान लेता हूं, है ना, इस एक्सिस को बी मान लेता हूं, करेक्ट। तो देखो ये आपका जो है ना सबसे मैक्सिमम होता है, फिर धीरे धीरे करके गिर जाता है, ये है ना। तो ये आपका मैक्सिमम है, ये गिर जाता है, राइट। मतलब ऐसे होता है, राइट। चलिए फिर यहां से ये राइट इस तरह से चला जाता है, मतलब, है ना। हाँ, इसी तरह से ये होगा, राइट। अब देखो ये आपका जो है ना पॉइंट, ये बीचों बीच वाला जो पॉइंट है ये r/2 है, दैट इज द पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। आप ध्यान दीजिए r/2 है ना, क्योंकि हमने डिस्टेंस r रखी, डिस्टेंस r रखी तो नेचुरल है कि दिस डिस्टेंस विल बी r/2 एंड दिस डिस्टेंस विल बी r/2, है ना। तो मैं कह रहा हूं कि B इन बिटवीन, B B को बस B लिख दो, अब आप क्या लिखोगे, इन बिटवीन रखोगे ना। तो B वेक्टर B इन बिटवीन दी Helmholtz coils, तो देखो B क्या होगा, है ना, B इन ये होगा आपका अप्रोक्सीमेट, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। ये ट्वाइस इंटू आपका वो आएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन, वो क्या था, फोर्थ है क्या, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन का जरा वो देखना रिजल्ट क्या था। ये क्या बात है, इतने सारे कैसे हो गए भाई, ये आपका फोर्थ था ना। हाँ, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो भाई, देखो ये इसको 4, ये यहां पे 4 है ना, 4, और ये आपका 5√5r है, करेक्ट। आप चेक करिए, ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 8 म्यू नॉट एन आई अपॉन 5√5r, ये आपकी वैल्यू आएगी हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड की। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पे जो है ना जैसे यहां मैक्सिमम में देखो, फिर ये कम होगा, कम होगा। तो बेटा एक कॉइल के कारण कम होगा तो दूसरी कॉइल के कारण वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि दूसरा इधर से दूर गया तो उधर से भी आया दूर। तो अगर हम यहाँ बीच वाले को ले लेते हैं फिक्स, तो बीच वाले को जैसे ले लिया तो मान लो यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब एक कॉइल से डिस्टेंस कम होगी, दूसरी कॉइल से बढ़ जाएगी उतनी, तो एक के कारण जितनी कमी आएगी दूसरे के कारण उतनी, एक के कारण जितना बढ़ेगा दूसरे के कारण उतना कम हो जाएगा। कुल मिलाकर के लगभग लगभग ये बैलेंस रहता है ना। इसको मैं अलग कलर से बना दूं, ये सीन ऐसा होता है लगभग, समझ रहे हो, और अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट होता है, राइट। तो हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स का यूज क्या है, टू क्रिएट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चलिए अब हम जो है देखिए, अब आप एक बार अपना फॉर्मूला चार्ट खोलिए सभी बच्चे। तो देखो फॉर्मूला चार्ट में आप पेज नंबर 1 पे रहिए एकदम,
और पेज नंबर 1 पे हमने ये स्टेशनरी चार्ज की बातें कर ली सारी। बायोट-सावर्ट लॉ पढ़ा दिया आपको, करंट कैरिंग वायर पढ़ा दिया आपको, सर्कुलर कॉइल पढ़ा दी। ये सब आपने पता नहीं डू योरसेल्फ का पेंटागन और ये हेक्सागन वाला किया है कि नहीं किया। नहीं किया है तो कर लो और मेरे से जूम सेशन में पूछ लो। समझ रहे हो? नहीं किया है तो कर लो और मेरे से जूम सेशन में पूछ लो जी। 1 मिनट जरा। हाँ चलिए, अब इसके बाद में आप आ जाइए, हेल्महोल्ट्ज कॉइल आ गई आपकी, और रेगुलर लूप के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब हम बात करेंगे सोलेनॉइड और टोरॉइड की। ठीक है, अच्छा एक काम करें क्या, सोलेनॉइड और टोरॉइड की बात करने से पहले मैं एम्पियर सर्किटल लॉ की बात कर लेना चाहता हूँ, है ना। फिर सोलेनॉइड और टोरॉइड उसके बेसिस पर पढ़ा दूंगा मैं आपको, है ना। हाँ, हालांकि हम वैसे भी पढ़ा सकते हैं आपको, कोई वो नहीं है, जरूरी नहीं है कि हम पहले एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ाएं, है ना। लेकिन चलो पढ़ा देना बढ़िया है, क्योंकि 12th में आपका जो है ना एनसीईआरटी में वो एम्पियर सर्किटल लॉ से सोलेनॉइड को प्रूव कर रखा है। अभी मैं दूसरी तरफ से भी प्रूव कर सकता हूँ। उसमें पता है क्या करूंगा, मैं उस सोलेनॉइड के छोटे 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 टुकड़े करूंगा, लेकिन करना हमारे को वही है कंपटीशन के हिसाब से, है ना, और बोर्ड के हिसाब से एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके करना है। मतलब दोनों काम करने हैं, करने तो दोनों है ना। हाँ, तो मैं एक काम करता हूँ, एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा देता हूँ और मैग्नेटोमोटिव फोर्स पढ़ा देता हूँ पहले, है ना, जिसे दोनों काम फिर हम एक साथ कर देंगे। ठीक है, तो चलो एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा देते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है जी। अब देखिए, एम्पियर सर्किटल लॉ मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको मैग्नेटोमोटिव फोर्स पढ़ाऊंगा। मैग्नेटोमोटिव फोर्स बिल्कुल उसी तरह से जैसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स था। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स था ना ईएमएफ, वैसे यहाँ पे एमएमएफ है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। क्या चीज है ये मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ये बताना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ाऊंगा, उससे पहले मैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स पढ़ाऊंगा, राइट। अच्छा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स पढ़ाऊंगा, उससे पहले मैं आपको टर्म्स बताऊंगा। तो कुछ टर्म्स के बारे में हम आपसे बातें करेंगे। देखो, 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स, और इनके नेमिंग पर आप ध्यान देना। बहुत ही, मतलब ये समझ लो कि मैग्नेटिज्म का जो है ना सबसे ज्यादा रिस्की पॉइंट यही है, रिस्क खड़ा करने वाला पॉइंट है। और पता है, ये टर्म्स जो है ना फिक्स कर रखी है वर्ल्ड वाइड, यानी कहीं भी चेंज नहीं होती ये टर्म्स। ठीक है, तो मैं आज आपको एक टर्म तो बता ही चुका, एक टर्म और बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बी के बारे में बता देता हूं, फिर आज मैं आपको दूसरी टर्म बताऊंगा एच। ठीक है, अब सबसे पहले बी के बारे में बता दूं। तो बी के बारे में मैंने आपको नेम वगैरह सब बता दिए। मैंने आपको 3 नाम बताए थे, मैं तीनों नाम दोबारा लिख देता हूं और ध्यान से देखना तीनों नामों को। फिर मैं एच का भी नाम बताऊंगा, है ना। तीसरा नेम देखो, बी का पहला नाम था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, करेक्ट। दूसरा नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तीसरा नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन, और यह तीसरा नाम बहुत ज्यादा प्रचलन में है। ज्यादातर लोग मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, मतलब ये ज्यादा काम में लिया जाता है ना। ये भी लेते हैं काम में, ये भी लेते हैं काम में, लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉमन है मैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। अच्छा, अब ये एच क्या है? एच को हम कहते हैं एच के देखो हम 2 तरह से बोलते हैं इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, बस। अब आप कहेंगे सर मैग्नेटिक, एक मिनट, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी बोलते हैं इसको, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, सॉरी, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी इस एच का नाम है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। ध्यान दीजिए, ये बड़ा इसके अंदर जो है ना पंगा है ना, कि ये
मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है ना। कभी कभी इसको केवल मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी बोल दिया जाता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी बोल दिया जाता है, मतलब फील्ड हटा दिया जाता है। ध्यान देना आप, एक्चुअल में ये फील्ड है भी नहीं इसलिए हटा दिया जाता है उसको, है ना। फील्ड तो यही है, फील्ड इंटेंसिटी तो यही है, तो इसलिए इसको कभी कभी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी बोल दिया जाता है या मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोल दिया जाता है। अच्छा, दोनों की यूनिट्स में बहुत डिफरेंस है। बी की यूनिट है टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि सर ये यूनिट्स जो है ना ये आप बता दो। बेटा चिंता मत करो, मैं पूरी बताऊंगा, जोरदार बताऊंगा, है ना। मैं एक्चुअल में उस पॉइंट का इंतजार कर रहा हूं जब जितनी टर्म्स ये मैग्नेटिज्म की है ना वो सब आपको क्लियर कर दूं, उसके बाद सबकी यूनिट डायमेंशन बताऊंगा, है ना। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी है एच, इसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर, इसकी यूनिट एम्पियर पर मीटर होती है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं बता देता हूं आपको, है ना। देखिए एच और बी में रिलेशनशिप, वो मैं यहां एक मिनट थोड़ा सा ऐसा करते हैं ना, ऊपर ले लेते हैं इसको, है ना। देखो बी और एच में रिलेशनशिप, बी एंड एच दोनों में क्या रिलेशन है वो देखो। बेटा बी को कहते हैं म्यू नॉट एच। अब देखिए आप एच को क्या बोलूंगा, एच को बोलूंगा बी अपॉन म्यू नॉट, बस हमेशा यही बोलूंगा एच को, बी अपॉन म्यू नॉट। अब जब बी अपॉन म्यू नॉट बोलेंगे आप देखिए, अच्छा एक बात और बताएं, ये जैसे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता था ना, वैसा यहां भी है म्यू नॉट म्यू आर होता रहेगा। मतलब जब आपके मटेरियल चेंज होगा ना तो उसको म्यू आर से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज रिलेटिव परमियाबिलिटी। म्यू नॉट को क्या कहते हैं, म्यू नॉट को कहते हैं मैग्नेटिक परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना, मैग्नेटिक परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये थोड़ा सा एक मिनट वर्ड को जो ना आप पकड़ लीजिए अच्छी तरह से, नोट कर लो वर्ड को, ये मैग्नेटिक परमियाबिलिटी कहलाती है बेटा, मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। बेहद सावधान, परमिटिविटी नहीं बोलता इसको, ध्यान दो। इलेक्ट्रिसिटी में हम मैग्नेटिक परमिटिविटी बोलते थे, यहां बोलेंगे मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। नाम दे दिया बेटा, फिक्स कर दिया, आप बदल नहीं सकते आप लोग, है ना। अच्छा रिलेटिव मैग्नेटिक परमियाबिलिटी म्यू आर होगा, है ना, वो म्यू नॉट को म्यू आर से मल्टीप्लाई करेंगे अगर कोई मटेरियल अवेलेबल है तो। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं एच इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट। अब देखो एच इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट मैंने आपको बता दिया ना, इसका मतलब क्या होता है। अगर स्ट्रेट वायर की बात करें, स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की बात कर रहे हैं, तो बताओ एच क्या आएगा, एच आपका बी अपॉन म्यू नॉट आएगा। आप समझिए क्या आएगा, आई अपॉन 2 पाई आर आएगा। चलो जी, सर्कुलर कोइल सेंटर पर, सर्कुलर कोइल, अगर सर्कुलर कोइल होता तो एच क्या आता, बिल्कुल कुछ नहीं, यही होता बी अपॉन म्यू नॉट। अब आपका ये आएगा आई अपॉन 2 आर। अब आप ध्यान देंगे ना तो एक चीज पकड़ में आएगी, बताऊं क्या, कि बी डिपेंड्स अपॉन द मीडियम जबकि एच डजंट डिपेंड अपॉन द मीडियम। तो बहुत फंडामेंटल डिफरेंस आ गया है हमारे सामने, वो आप नोट कर लीजिए, वो आप नोट कर लीजिए कि बी एंड एच में गैप क्या है। बी डिपेंड्स अपॉन मीडियम, यानी मीडियम का इन्वॉल्वमेंट है, डिपेंड्स अपॉन मीडियम, मीडियम, बट एच डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम। अपॉन मीडियम, है ना। तो अब फाइनली इसको जो है ना मैं एक बात लिखूंगा और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखूंगा। एक बार जरा आप तेज स्पीड से जो है ना ऊपर से बातों को एक बार चेक कर लो और दिमाग में फिट कर लो कि क्या चीज है, एकदम फिट कर दो दिमाग में। एम्पियर सर्किट लॉ में पढ़ाऊंगा, उससे पहले मैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स पढ़ाना चाहता हूँ। मैग्नेटोमोटिव फोर्स पढ़ाने से पहले मैं टर्म्स पढ़ाना चाहता हूँ, टर्म्स जानोगे जब तो ये आएगा काम में। तो देखो ये जो है ना ये बी है और बी के नाम इतने हैं और इसके नाम एच, ये नाम में थोड़ा चेक कर लो, फील्ड हटा दिया गया है और ये मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, राइट। और बाकी चीजें तो अपनी जगह हैं। आपका एच की यूनिट जो है एम्पियर पर मीटर है, उसकी यूनिट टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर है। आपका जो है ना रिलेशन बी और एच के अंदर बी इक्वल टू म्यू नॉट एच है, स्ट्रेट वायर है आपका। आपके यहाँ पर आई अपॉन आर 2 आर आ जाएगा, यहाँ पे इतना आ जाएगा। तो बी डिपेंड्स अपॉन द मीडियम।
और H डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम। ये फंडामेंटल डिफरेंस है। इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देना चाहता हूं। देखो ध्यान दीजिए, बी का अगर मैं कोई सा भी एक फॉर्मूला पकड़ लो, उसी से समझ में आ जाएगा। क्या था? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर था, अगर वायर की बात करते हैं तो। देखो अब मैं पता है इसी फॉर्मूले को चेक कर लूंगा आप केवल। तो बी डिपेंड्स अपॉन मीडियम, करंट एंड ज्योमेट्रिक पैरामीटर। ध्यान दो क्या लिखा है मैंने, बी डिपेंड्स अपॉन मीडियम, करंट एंड ज्योमेट्रिक पैरामीटर। ज्योमेट्रिक पैरामीटर क्या है? आपका म्यू नोड तो देखो मीडियम है, आई आपका करंट है, 2 पाई आर ज्योमेट्रिक पैरामीटर पोजीशन है ना, वो ज्योमेट्री है, राइट। एच क्या है? एच आपका जो होता है आई अपॉन 2 पाई आर होता है, उसमें से आपका वो हट जाता है, म्यू नोड हट जाता है। तो आप कहेंगे कि एच डिपेंड्स अपॉन आता है, सवाल आता है एडवांस में ज्यादा आता है, ये लोग तो नहीं पूछते। एच डिपेंड्स अपॉन, मेंस भी पूछ लेता है। एच डिपेंड्स अपॉन करंट एंड ज्योमेट्रिक पैरामीटर, नॉट ऑन मीडियम। पैरामीटर है ना, नॉट ऑन मीडियम, ठीक है। चलिए, तो अब मैं आपको जो है ना अगले उस पे ले जाता हूं। अब अपन बात करेंगे मैग्नेटोमोटिव फोर्स की। पहले ध्यान दो, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। देखो बेटा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो है ना, इसमें हम क्या बोलेंगे इसको, इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं सबसे पहले। इट इज लाइन इंटीग्रल, ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी H, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी H। इट इज है ना, तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स इट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी H फॉर अ क्लोज्ड लूप in any magnetic field, in a magnetic field, बस ऐसे लिख दो आप, in a magnetic field। ध्यान दो बेटा, जैसे मान लो मेरा ये बोर्ड है, मान लो इस बोर्ड में कोई मैग्नेटिक फील्ड है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है कुछ भी, जैसे मान लो ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, मींस आई एम हैविंग अ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। मेरे कमरे में मैग्नेटिक फील्ड है और वो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है ना, जा रहा है इधर अंदर, जा रहा है इधर से, बाहर से आया अंदर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो देयर आर लॉट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन माय रूम, करेक्ट। अब ये मैग्नेटिक फील्ड तो है, मैं इसके अंदर कोई भी एक क्लोज लूप बना दूंगा, अब देखो आप सुनो, जब मैग्नेटिक फील्ड है तो निश्चित रूप से कहीं वहां पर H भी है और B भी है, दोनों है, ध्यान दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड है तो B भी है और H भी है, ठीक है, दोनों ही अवेलेबल है, पक्का। तो अगर मैं इस लूप के छोटे छोटे पीस कर दूं तो हर पीस पर कोई ना कोई H होगा, तो देखो Fm को हम कहते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स। Fm स्केलर क्वांटिटी है, पहली बात तो ये सुन लीजिए, मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स of a closed path
ध्यान दीजिए, मैग्नेटोमोटिव फोर्स ऑफ अ क्लोज्ड पाथ कंसीडर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कंसीडर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स ऑफ अ क्लोज्ड पाथ कंसीडर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में कोई क्लोज पाथ ले लिया हमने, है ना। अब देखो ये क्या है, इट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ एच, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको लिख रहा हूं इंटीग्रेशन एच डी एस, और ये आपका यहां पे आप चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हो, डॉट, है ना, आप ऐसा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन आएगी, इसकी डायरेक्शन वही होगी जो किसकी डायरेक्शन होगी, बी की डायरेक्शन। हाँ ये ध्यान रखिए, एच जो है वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन वही होगी जो बी की डायरेक्शन है। बस एच एक्चुअल में हमने क्या किया है, मटेरियल को हटाया है वहां से, तो एक टर्म बनाई है हमने, इसको मैग्नेटोमोटिव फोर्स कहते हैं, बस इसी का नाम मैग्नेटोमोटिव फोर्स है। व्हाट इज यूनिट ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स, एफएम हैज यूनिट व्हाट, बताओ, सोचो जितनी देर में मैं लिख रहा हूं, देखें कौन कितनी जल्दी सोच पाता है। एफएम हैज यूनिट्स, यूनिट, यूनिट, एस तो काय की एक ही तो टर्म है, तो यूनिट्स क्यों, केवल यूनिट लिखो, हैज यूनिट व्हाट, यूनिट होगी एम्पियर, बस। हाँ जी, मतलब ये न्यूटन नहीं है साहब, फोर्स है तो न्यूटन कर दो, जैसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती थी यूनिट, वोल्ट, न्यूटन तो नहीं थी ना। इसी तरीके से ये जो है एम्पियर है, न्यूटन नहीं है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, ठीक है। तो चलिए, अब ये आपका मैग्नेटोमोटिव फोर्स का काम कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। देखो एम्पियर सर्किटल लॉ, है ना, फॉर एनी क्लोज्ड पाथ इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान दो, फॉर एनी क्लोज्ड पाथ in a magnetic field, for any closed path in a magnetic field, for any closed path in a magnetic field, the magnetomotive force magnetomotive force for any closed path in a magnetic field, the magnetomotive force associated with that path, closed path, ध्यान दीजिए, ध्यान रखना, क्लोज पाथ है या लूप है, क्लोज पाथ को ब्रैकेट में मैंने लिख देता हूं लूप, है ना। For any closed path in a magnetic field, the magnetomotive force associated with that closed path is equal to algebraic sum of all the currents, electric currents, है ना, all the currents passing or crossing through that closed path। हाँ ये बात, तो वो H उसके FM के बराबर होगा। तो देखो मैग्नेटोमोटिव फोर्स को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटोमोटिव फोर्स को हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी है, इसको बेटा हम बोलेंगे सिग्मा आई के बराबर, बस दैट्स ऑल, सिग्मा आई। अब जैसे मान लो मेरे बोर्ड में कोई मैग्नेटिक फील्ड है होगा कोई यार, अब इसमें मान लो हमने कोई क्लोज लूप ले लिया, राइट,
अब इस क्लोज लूप में कुछ करंट्स निकल रहे हैं, कुछ करंट्स आ रहे हैं ना, एक करंट इधर गया, एक करंट इधर गया, एक करंट इधर गया, एक करंट इधर गया, राइट, ठीक है ना। ये अब देखो कोई करंट इधर जा रहा है, कोई करंट, एक को आप पॉजिटिव मान ले, एक को नेगेटिव मान ले, तो जितना भी होगा वो आपका मैग्नेटोमोटिव फोर्स आएगा, राइट। अच्छा, ये तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स हो गया बेटा। अब जब ये हो गया तो इसको अगर मैं दोनों तरफ म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान दो, इफ आई मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय म्यू नॉट, तो देखना म्यू नॉट इंटीग्रल एच डी एस इट इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई, ds is what, small piece of the path, है ना, टुकड़े कर दिया ना हमने उसका स्मॉल पीस, राइट। h वेक्टर उस जगह का पॉइंट का वेक्टर है, तो आपको पता होना चाहिए अगर मान लो कोई आएगा, वैसे तो हमेशा जो है ना इसके अंदर जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री बनता है, बट देख लेंगे जो भी है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, ये म्यू नॉट सिग्मा आई आएगा। अब आप जब इसको करेंगे तो इसको हम पता है क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे b वेक्टर डॉट ds इट इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। b वेक्टर डॉट ds म्यू नॉट सिग्मा आई आएगा, राइट। इट इज एम्पियर्स लॉ, इट इज एम्पियर्स लॉ। अब देखो एक चीज मैं बताऊं, ये थोड़ा सा जो है ना, जैसे मैंने आपको एम्पियर्स लॉ बताया, तो क्या बताया, पूरा आपको मैंने पूरा कंप्लीट स्टार्ट से लेके लास्ट तक बता दिया, मैग्नेटोमोटिव फोर्स बता दिया, उसके बाद से वो बता दिया। आपके जो एनसीईआरटी की बुक में, मेरे को पता नहीं, पहले मैंने देखा था तो शायद उन्होंने मैग्नेटोमोटिव फोर्स की बात नहीं की है, केवल यही वाली चीज लिख दी है वहां पे, है ना। लेकिन मैंने आपको मैग्नेटोमोटिव फोर्स बताया है क्योंकि इसकी जो है ना क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए बताया है। अब कल हम जो है सोलेनोइड और टोरॉइड की बात करेंगे, और इस सोलेनोइड वाला जो फॉर्मूला है इसको मैं दो तरह से डेराइव करूंगा। एक तो आपका एम्पियर्स लॉ है, एम्पियर्स लॉ के लिए तो हम फॉर्मूला जो डेराइव करेंगे ना बेटा, वो इनफाइनाइट सोलेनोइड के लिए करेंगे, खूब लंबी सोलेनोइड, बड़ी सोलेनोइड, उसके लिए करेंगे। और बाकी जो है वो वाला जो लिमिटेड सोलेनोइड है उसके लिए जो फॉर्मूला है वो तो हम अपने वाले तरीके से करेंगे, डिफरेंशियल और इंटीग्रल करके, लॉ का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो अपन अगले वीडियो में करेंगे, राइट। अब देखो आपका ये चैप्टर जो है ना, बस ये समझ लो कि समाप्ति के दौर में है, बहुत नजदीक आ गए हम इस चैप्टर को, मतलब हाँ खत्म होने की उस पे आ गया है पोजीशन पे, है ना। अब ज्यादा टाइम नहीं लेगा ये चैप्टर, है ना। तो फिर हम अगला चैप्टर चालू कर देंगे, ठीक है। मेरे को लग रहा है ऐसे तो नहीं, इतना जल्दी तो खत्म नहीं होगा, 2-3 दिन तो लगेंगे अभी, है ना, ठीक है। 3 या 4 दिन भी लग सकते हैं, ओके। तो नमस्ते आज की, और कल हम इसको सोलेनोइड और टोरॉइड को करेंगे।